जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का परिवर्तन क्लासेज में सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पीछे 15 सेशन मैथ का प्रैक्टिस सेट में कर चुके हैं, जो आपके लिए आरपीएफ हो गया या आरपीएफ के एसआई हो गया, आरपीएफ पुलिस का हो गया या पुलिस यूपीपी का पुलिस भी हो गया, या वनडे टाइप में जितने भी एग्जाम आते जैसे एमटीएस हो गया, सीपीओ हो गया, एसएससी सीजीएल का हो गया, एसएससी कोई भी हो, या पूरे ऑल इंडिया की कोई भी वैकेंसी हो जिसमें आपका मैथमेटिक्स आता है, उन सभी के लिए ये जो क्लास होने वाली है यह एक रामबाण क्लास होने वाली है। और आपको हम एक दो क्वेश्चन लास्ट में दे देंगे होमवर्क में लगाने के लिए, जिसको आप लगा करके हमें कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। ये जरूर करिएगा और अपने हित मित्र दुश्मन भी होंगे तो उनसे भी सब्सक्राइब चैनल को जरूर करवा लीजिएगा, हमारे चैनल को। और चलिए हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चनों पर। चलिए देखिएगा, 16वां आपका सेट है ये। चलेंगे स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, जिसमें थोड़ा सा आपको हल्का सा मिसप्रिंट हुआ है, उसको हम थोड़ा सही कर दे रहे हैं। देखिएगा ये चीज यहाँ बीच में नहीं रहेगा जो ये लिखा गया है, बाकी आपका सही है। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, आपसे ये कहा जा रहा है कि दो कारें हैं, दोनों की दोनों कारें एक ही स्थान से एक ही समय में एक दूसरे से समकोण पर चलते हैं। यहाँ बोला गया है, कह रहा है ये समकोण पर चलते हैं, ये समकोण पर चल रहे हैं। समकोण पर चलने का मतलब हो गया दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर चल रहे हैं। अगर 90 डिग्री के एंगल पे चल रहे हैं, हमसे कह रहा है उनकी चाल क्रमशः दिया गया, दोनों की चालें दी गई हैं। जो कितना दिया गया है, तो आपको दिया गया 54 किलोमीटर प्रति घंटा, और कह रहा है 72 किलोमीटर, 54 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, और आपको कह रहा है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये आपको दिया गया है। ये क्यों नहीं मिट रहा, ऐसा क्यों? देखेंगे, एक दिया गया 54 किलोमीटर प्रति घंटा और एक दिया गया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपको दिया गया, उनकी चालें दी गई हैं। अगर उनकी ये चालें दी गई हैं, तो हमसे कह रहा 20 सेकंड में उनके बीच की दूरी कितनी होगी। तो मान लेते हैं, कह रहा है एक ही स्थान से एक ही समय पर चले हैं। इसका मतलब हो गया, मान लीजिए जाए वह स्थान यहां पर रहा होगा, ये दोनों जो कारें हैं एक दूसरे से समकोण पर चल रही हैं। समकोण पर चलने का मतलब हो गया, एक कार अगर इधर गई होगी तो दूसरी कार आपकी समकोण पर अगर जाएगी तो सीधे मान लेते हैं 90 डिग्री के एंगल पे ये जानी चाहिए, तो ये हो जाएंगे समकोण पर चले हुए हैं। पहली जो कार की चाल दिया गया है वह कह रहा 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरी कार की जो चाल दिया गया है वह कह रहा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, हमसे पूछा 20 सेकंड में उनके बीच की दूरी, तो हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि अगर यहां से निकले हैं तो 20 सेकंड में ये कितनी दूरी गया होगा और 20 सेकंड में ये कितनी दूरी गया होगा। तभी जाकर के हम इन दोनों कारों के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। यहां से इन दोनों को देख करके ही आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि यहां पर हमें लगाना पड़ेगा पाइथागोरस का प्रमेय लगेगा, क्योंकि अगर एक कार यहां होगी एक कार यहां होगी, पाइथागोरस के प्रमेय से लगाएंगे तो पाइथागोरस का प्रमेय ये कहता है कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर जब करेंगे तो कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा। इसका मतलब है अगर यहां से यहां तक की दूरी जो भी होगी, यहां से यहां तक की जो भी दूरी आएगी वह आपका आएगी कर्ण। कर्ण अगर आएगी तो इन दोनों के स्क्वायर के बराबर ये मान होगा। और जो भी ये यहाँ पर मान दिया गया, कह रहा 20 सेकंड में कोई भी मान आपका अंडर रूट में या दशमलव में नहीं है। तो अगर इस तरीके से देखा जाए ना, तो आपका सबसे बेटर जो हमारे हिसाब से ऑप्शन बनेगा, अगर देखेंगे तो सबसे पहले आप टिक करेंगे 500 को। क्यों? क्योंकि आप बोलेंगे 3 4 5 का एक ट्रिपलेट होता है यह पाइथागोरस के प्रमेय को फॉलो करता है। 3 4 5, अगर इसमें एक शून्य बढ़ाएंगे इसमें भी एक शून्य बढ़ेगा, तो इसमें भी एक शून्य बढ़ जाएगा, इसमें एक शून्य बढ़ाएंगे इसमें भी एक शून्य बढ़ेगा, इसमें भी एक शून्य बढ़ेगा। ये जो सबसे बड़ा वाला मान होता है वो कर्ण होता है, और हमें कर्ण ही निकालना है तो 500 ही आ सकता इस हिसाब से अगर देखा जाए तो। लेकिन अब हम आपको बता रहे हैं इसके आगे इसको लगाने का तरीका क्या है। लगाने का तरीका ये है, तो हमने बता दिया भाई ऑप्शन से आप कैसे लगाएंगे। अब ध्यान से देखिएगा,
तो हम लोग देखेंगे पहले एक कार 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर जा रही है तो वो 20 सेकंड में कितनी दूरी जाएगी। अगर 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, अगर ये 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है तो इसको मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से हमें गुणा करना पड़ेगा। अगर हमने 5/18 से में गुणा करेंगे तो ये जो है मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा ये इसकी चाल, क्योंकि हमें मान सेकंड में निकालना है। अगर सेकंड में निकाला चाल भी 20 सेकंड में आनी चाहिए, मीटर प्रति सेकंड में होनी चाहिए। तो 20 सेकंड में निकालेंगे तो 20 से गुणा करा देंगे, 18 से काटेंगे यहां से तो मान जाएगा 3, 3 से 5 में गुणा कराएंगे 3 पचे हो जाएगा 15, 15 से 20 में गुणा कराएंगे 15 बिसहिया में हो जाएगा 300 मीटर। इसका मतलब है एक कार जो गया है वो 300 मीटर गया है। एक कार जो हमारा गया है वो 300 मीटर गया। किसी भी को मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चाहे इसको मान लें या फिर इसको मान लें, किसी को भी हम मान सकते हैं। 300 मीटर आ गया। दूसरे वाले की चाल दिया गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर 72 किलोमीटर प्रति घंटा ये दिया गया है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में, किलोमीटर प्रति घंटे में है, हमें जब सेकंड में निकालना है, सेकंड में निकालना यानी मीटर में निकालना पड़ेगा, तो हमें पहले इसको मीटर प्रति सेकंड पहले चेंज करना पड़ेगा। तो 5/18 से हम लोग गुणा करेंगे। जब 5/18 से गुणा करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगा ये आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड में, 4 पचे हो जाएगा 20। अगर इसमें हम अपने जो दिया गया है 20 सेकंड में ये कितनी दूरी चला होगा तो 20 से गुणा कराएंगे तो 20 विसंयम हो जाएगा 400 मीटर। इसका मतलब हो गया दूसरी जो कार चली हुई है, दूसरी जो कार चली हुई है वो कितनी चली हुई है, तो आप बोलेंगे दूसरी कार चली हुई है 400 मीटर। अभी हमने जस्ट आपको बताया है कि 3 4 5 जो आपका होता है, 3 4 5 जो होता है वह आपका एक ट्रिपलेट होता है। 3 4 5 अगर यह आपका ट्रिपलेट होता है तो इसमें अगर हम एक एक शून्य बढ़ा देंगे तो भी ट्रिपलेट रहेगा, तब भी ये ट्रिपलेट है भी। 30 40 50 भी आपका ट्रिपलेट है जो पाइथागोरस के प्रमेय को फॉलो करेगा। एक को आधार मानिए, एक को लंब मानिए, जो बड़ी सबसे बड़ा होगा वो कर्ण मानिएगा। आप लगाएंगे आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। एक बार बता भी देते हैं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर हो जाता है कर्ण के स्क्वायर के बराबर हो जाता है। ये आपका होता है पाइथागोरस का प्रमेय, जो इस पे अगर फॉलो कर जाता है वो ट्रिपलेट को फॉलो करता है। तो अब यह माना जाएगा। तो ये इस पे फॉलो कर रहा है। अगर इस पे ये फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब अगर एक एक शून्य और बढ़ा देते हैं हम ना तो भी ये ट्रिपलेट को फॉलो करेगा। तो अगर एक भुजा 300 होगी, दूसरी भुजा 400 होगी, तो ऑटोमेटिक जो हमारा कर्ण होगा कितनी हो जाएगी, 500 हो जाएगी। अगर ये 300 है ये 400 है तो कर्ण का मान कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 500 मीटर। एक कार यहां पहुंचा हुआ था, एक कार यहां पहुंचा हुआ था, दोनों कारों के बीच की दूरी पूछा है तो माना गया 500। किस ऑप्शन में है, तो आप लोग बोलेंगे डी ऑप्शन में है। ये हो गया इस क्वेश्चन को लगाने का सबसे बेस्ट सोल्यूशन। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि चक्रवृद्धि की ब्याज का क्वेश्चन आ गया, देखिएगा बहुत ध्यान से देखिएगा। कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों के लिए 20,000 रुपए का निवेश किया जाता है। पहले वर्ष के लिए ब्याज की दर 20% प्रतिवर्ष, दूसरे वर्ष के लिए यह 15% प्रतिवर्ष और तीसरे वर्ष के लिए 10% प्रतिवर्ष है। तीसरे वर्ष का कह रहा, तीसरे वर्ष का यहां ध्यान दीजिएगा, कह रहा तीसरे वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है ना, जो तीसरे वर्ष, 3 वर्ष का ब्याज नहीं पूछा, 3 वर्ष का ब्याज और तीसरे वर्ष के ब्याज में अंतर होता है। जैसे थर्ड ईयर में यहां पूछ रहा है, यहां पर पूछ रहा है तीसरे वर्ष का मतलब हो गया थर्ड ईयर में। कह रहा थर्ड ईयर में हमें ब्याज बताना है। 3 वर्ष का ब्याज का मतलब होता है पहला दूसरा तीसरा तीनों वर्ष का लेना होता है। और जब आपसे कहा जाएगा थर्ड ईयर का ब्याज तो केवल आपको थर्ड ईयर का लेना, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में कितना ब्याज मिला उससे कोई मतलब नहीं है। तो हमें तीसरे वर्ष का ब्याज पूछा है। अगर हमसे तीसरे वर्ष का ब्याज पूछ रहा है तो कैसे तीसरे वर्ष का ब्याज निकालेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। ये 20% जो दिया गया है, इस 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाता है, तो आप बोलेंगे 1 बटा हो जाता है 5। ये मान कैसे आएगा हम आपको पीछे भी बार बार बता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से बता रहे हैं। 20% अगर दिया गया है तो फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए परसेंटेज हटाते 100 से भाग देते। जब भी परसेंटेज हटाएंगे 100 से भाग देंगे तो यहां जब आप काटेंगे इसको पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो मान जाएगा 1/5। सेम इसी तरीके से फर्स्ट ईयर का ब्याज हो गया। सेकंड ईयर में जो हमारा ब्याज है
वो कितना बोला है, वो आपका है 15% है। सेकेंड ईयर में जो हमें ब्याज दिया गया है वो कह रहा है 15% है। अगर 15% है तो 15% का मतलब हो जाएगा 15/100 करेंगे। 5 से 15 को काटेंगे 3 बार और 100 को 5 से काटेंगे तो 20 बार। इसका मतलब हो जाएगा ये इसकी जो वैल्यू आने वाली है 3 बटे हो जाएगा 20 के। अब इसके बाद में तीसरे वर्ष का ब्याज कह रहा है 10%। तीसरे वर्ष का ब्याज जब 10% कहा गया है तो 10% का मतलब हो जाएगा 10/100। मान निकालेंगे तो आ जाएगा इसकी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 1/10। अब आपसे क्या पूछा, तीसरे वर्ष का ब्याज पूछा। अगर हमें, आप लोग खुद बताइएगा, तीसरे वर्ष का अगर हमें ब्याज निकालना है तो चक्रवृद्धि ब्याज है ये। जो पहले वर्ष का मूलधन होता है और पहले वर्ष का जो ब्याज आएगा, दोनों जोड़ते हैं तो वो हो जाता है पहले वर्ष का मिश्र धन। और जो पहले वर्ष का मिश्र धन आता है उस पर फिर हम ब्याज लगाते दूसरे वर्ष का, तो जो ब्याज वहां पर आता है, जो पहले वर्ष का, जो पहले वर्ष का, देखिए ऐसे समझिएगा, जो भी पहले, देखिएगा ये पहला वर्ष हो गया मान लीजिए, यहां से ये पी रुपया रहा होगा, मान लेते पी रुपया रहा होगा, तो इस पर जब हमने लगाया तो 1 वर्ष के बाद हमने मान लिया अमाउंट हो गया A1। जो ये अमाउंट बनेगा यही दूसरे वर्ष के लिए, यही दूसरे वर्ष के लिए मूलधन का काम करता है। यानी कि पहले वर्ष का जो मिश्रधन होगा वो दूसरे वर्ष का मूलधन होगा, और दूसरे वर्ष का जो मिश्रधन होगा वही तीसरे वर्ष का मूलधन होगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि पहले वर्ष का जो मूलधन होगा, जब पहले वर्ष का ब्याज आएगा उसमें जाकर के जोड़ देंगे, जो बनेगा मिश्रधन, उसी मिश्रधन को लेकर के दूसरे वर्ष में लेके चलते हैं। जब दूसरे वर्ष में लेके चलते हैं, उस दूसरे वर्ष में क्या करते हैं, फिर उस पर ब्याज निकालते हैं और फिर ब्याज जोड़ करके कह देते हैं दूसरे वर्ष का आ गया है, दूसरे वर्ष का ये आया हुआ है मिश्रधन। और जो दूसरे वर्ष का मिश्रधन आया हुआ है वही आगे लेकर के चलते हैं। तीसरे वर्ष का जब हम ब्याज निकालते हैं तो वो हो जाता है तीसरे वर्ष का मिश्रधन। लेकिन तीसरे वर्ष का मिश्रधन नहीं निकालना, हमें निकालना क्या, तीसरे वर्ष का ब्याज निकालना है। तो हमें तीसरे वर्ष तक पहुंचना है। अब कैसे हम पहुंचेंगे आपको हम दिखा रहे हैं, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, देखिएगा, बहुत ध्यान से देखेंगे आप लोग। क्यों सेलेक्ट नहीं हो रहा है ये? देखिएगा, अब जरा देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। जब हमसे ये पूछ रहा है, तीसरे वर्ष का पूछा गया, तीसरे वर्ष तक हम लोग पहुंचेंगे कैसे? मान लिया जाए कि कह रहा 20,000 रुपया यहां पर मूलधन दिया गया है, 20,000 ये रुपया रहा होगा, 20,000 रुपया रहा होगा। हर 5 रुपए, पहले वर्ष की बात कर रहे हैं, हर 5 रुपए पर 1 रुपए का ब्याज मिला है। अगर 5 रुपए पर 1 रुपए का ब्याज मिला है तो अमाउंट कितना हुआ होगा? आप बोलेंगे 5 रुपए पर 6 रुपया हो जाएगा अमाउंट। इसका मतलब इस 20,000 का अगर हमने 6/5 निकाल दिया तो ये जो मान आएगा ये हमारा मान आ जाएगा, ये पहले वर्ष का हो जाएगा। पहले वर्ष का ये हमारा क्या आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा पहले वर्ष का मिश्र धन। और जो ये पहले वर्ष का मिश्रधन आया हुआ है यही दूसरे वर्ष का मूलधन होगा, यही दूसरे वर्ष का मूलधन होगा। और दूसरे वर्ष में क्या कह रहा है, 20 रुपए पर 3 रुपया ब्याज मिला है। इसका मतलब हर 20 रुपए पर 3 रुपए का ब्याज मिलेगा। तो इसका मतलब है 23/20, यानी कि 23/20 गुना जो हमारा आएगा वही हो जाएगा दूसरे वर्ष का मिश्रधन। तो ये जो मान आएगा 23/20 से गुणा कराएंगे, ये हो जाएगा दूसरे वर्ष का मिश्र धन। ये पहले वर्ष का मूलधन, यहां से आ गया पहले वर्ष का मिश्र धन, उसमें जो हमने गुणा कराया है तो ये आ गया दूसरे वर्ष का मिश्र धन। हमें निकालना तीसरे वर्ष का ब्याज। अगर हमें तीसरे वर्ष का ब्याज निकालना है तो ब्याज कैसे निकलेगा? तीसरे वर्ष का ब्याज है, कह रहा 1/10 भाग ब्याज मिलता है। इस पूरे का 1/10 भाग ब्याज मिलता है। ये जो हमारा आएगा यही हमारा हो जाएगा थर्ड ईयर का, क्या हो जाएगा? थर्ड ईयर का हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा CI, यानी कि तीसरे वर्ष का ब्याज होगा, जो हमारा यही एक लाइन में कैलकुलेट करके आ जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। अब क्या होगा देखिएगा, एक शून्य यहां से, एक शून्य यहां से, दोनों शून्य हमने काट के हटा दिया। 5 से 2 में गुणा कराएंगे, 5 दुना हो जाएगा 10 से, ये भी शून्य आपका कट के हट गया। अब जस्ट गुणा करना है। देखिएगा एक शून्य तो लास्ट में आना ही आना है।
अब इकाई का अंक मैच करवा लेते हैं। लास्ट में एक सुन देखिएगा हर एक ऑप्शन में है, उसके बाद का हमें इकाई का अंक मैच करवाते हैं। देखिए क्या मिलेगा, 3 छका 18 की इकाई का अंक 8, 8 से 2 में गुणा कराएंगे, 8 गुना हो जाएगा 16 में इकाई का अंक उसके बाद आएगा 6, यानी कि लास्ट में जीरो के बाद में आएगा 6, लास्ट में जीरो के बाद में आएगा 6, जीरो के बाद में 6, जीरो के बाद में 6, जीरो के बाद में 6, केवल एक ऑप्शन में है, आपका हो गया आंसर 2760 रुपया। केवल हम गुणा भी कर सकते हैं, देखिएगा ऐसे गुणा कराइए आप, 6 से 2 में गुणा कराए, 6 दुना हो जाएगा 12, 12 से 23 में गुणा करा दीजिएगा, 12 जब आप 23 में गुणा कराएंगे, 23 दहाई में अलग करिए और 23 दुनाई अलग करिए, 23 से 10 बार गुणा कराएंगे 230, 23 से 2 में गुणा कराएंगे तो जाएगा मान 46, 230 में 46 जोड़ेंगे तो मान जाएगा 276, 276 के बाद में एक शून्य जाएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा 2760 रुपए, जो हमारा हो जाएगा तीसरे वर्ष का ब्याज हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि बी की दक्षता ए की दक्षता से 2 गुना अधिक है, दोनों ने एकांतर दिन में काम करना शुरू किया, यानी कि बी की जो दक्षता है ए की दक्षता से दुगुना अधिक है। इसका मतलब हुआ अगर ये ए रहा होगा, ये बी रहा होगा, इनके अगर एफिशिएंसी की हम बात करते हैं, अगर ए की एफिशिएंसी 1 रही होगी तो बी वाले की कह रहा बी की दक्षता ए से दुगुना अधिक है, यानी कि ए से दुगुना अधिक है, तो ए का दुगुना कितना होता है 2, यानी कि 1 का दुगुना हो जाएगा 2, 2 अधिक होगा, इसका मतलब बी की क्षमता जो हो जाएगी इफिशियंसी रेट कितना हो जाएगा 2 अधिक होगा तो हो जाएगा 3। अब आगे क्या बोला है, कह रहा बी ने शुरू किया एकांतर दिन में काम किया, एकांतर दिन का मतलब होता है एक दिन ए आएगा, एक दिन बी आएगा, एक दिन ए आएगा, फिर बी आएगा, बारी बारी से काम पे आते रहेंगे, वो बदल बदल करके आएंगे। तो यहां पर लेकिन शुरू किससे किया, कह रहा बी से शुरू करते हुए, इसका मतलब होगा अगर इस तरह से काम हुआ, मान लेते इस तरीके से काम हुआ, यहां से लेकर के यहां तक काम हो रहा है, ये टोटल कह रहा 37 दिनों में काम समाप्त हुआ है। हमने कहा पहले पहले दिन में जो काम किया है ना, वहां पर कहा जा रहा है कि वह ए ने काम स्टार्ट किया, पहले दिन कौन है बी है, बी से शुरू किया, बी से शुरू किया है, पहले दिन बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, ऐसे ये काम चलता रहेगा और ये टोटल 37 दिन कंप्लीट होने चाहिए। हमें जरा बताइएगा अगर यहां पर हम 36 दिन पे रोक दे, एक दिन छोड़ देते हैं, अगर 36 दिन तक लेकर के जाते हैं तो आधा तो बी किया होगा, आधा दिन तक ए किया होगा, 36 में से आधा मतलब हो जाएगा 18 दिन तक बी किया होगा और 18 दिन तक ही ए किया होगा। नहीं समझ में आया होगा, यानी कि बी वाला भी अगर 36 दिन ही काम कराते, कब कहेंगे 37 दिन है, अरे नहीं भाई 36 की, अभी हम केवल 36 मान के चलते हैं, अगर 36 दिन काम हुआ है, अगर ये 36 दिन काम हो रहा है तो 36 में से हुआ क्या है, आधे दिन तक बी किया होगा, आधे दिन तक ए किया होगा। जब यहाँ 36वें दिन में काम खत्म करेगा तो कौन खत्म किया होगा, आप बोलेंगे यहाँ पर 36वें दिन में काम खत्म करेगा तो ए खत्म करेगा, तो 37वें दिन में यहाँ पर काम करने बी आया होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए ने टोटल 18 दिन केवल काम किया है, 18 दिन तक काम किया है, और बी ने इस पर 19 दिन काम किया है। समझ में आ गया आप, यानी कि ए ने 18 दिन काम किया है, बी ने 19 दिन काम किया है। अगर ए वाला 18 दिन काम करता है, बी वाला 19 दिन काम करता है, इसका मतलब हो गया है ए वाला अगर एक दिन में एक काम करता है, बी वाला एक दिन में 3 काम करता है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क की अगर हम बात करेंगे तो ए का हो जाएगा, ए का हो जाएगा, ए का हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे ए का हो जाएगा 18 दिन का काम, ए का हो जाएगा, और ए वाला एक दिन में काम करता है एक काम, अगर एक दिन में एक काम करता तो 18 दिन में 18 काम ही करेगा। अगर बी वाले की बात करते हैं, बी वाले की बात करते हैं, बी वाला टोटल 19 दिन काम किया है, एक दिन में 3 काम करता है तो 19 दिन में इतना काम किया होगा, ये हो जाएगा टोटल वर्क। कितना हो जाएगा, 19 से 3 में गुणा कराएंगे, 19 या 57, 18 कम 18, 57 में 18 जोड़ेंगे तो मान आ जाएगा 75, यानी कि 75 कार्य रहा होगा, रेशियो में हमने मान लिया। अब कह रहा है, कह रहा क्या कहा है, कह रहा यदि सी अकेले
सी अकेले उसी कार्य को 50 दिनों में समाप्त करता है। अगर सी अकेले इसी कार्य को 50 दिन में करता है तो सी एक दिन में कितना काम किया होगा? तो आप बोलेंगे ये 75 बटा हो जाएगा 50। 50 दिन में 75 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 75 से काटेंगे, 75 डेढ़े होता है, 75 डेढ़े हो जाएगा 50 डेढ़े हो जाएगा 75, 50 डेढ़े हो जाएगा 75। या तो आप काट भी सकते हैं, इसको 5 से काट लीजिएगा, 5 से काट करके आप मान निकालिएगा तो टोटल हो जाएगा, ये नीचे जाएगा 10, ऊपर जाएगा 15, 15 में 10 से भाग देंगे तो मान जाएगा 1.5। यानी कि सी की एक दिन की कैपेसिटी 1.5 हो गई और टोटल जो वर्क आया हुआ है वो है 75। आपसे क्या पूछा उसने? कह रहा तो ए और सी मिलकर, ए और सी को मिला के बताना है। अब ए और सी को आप मिला दीजिए, ए और सी मिलकर कह रहा क्या चीज क्वेश्चन में कि उसी कार्य को मतलब 75 कार्य को, इसी 75 कार्य को करना है। किसको करना है? ए और सी को। ए कितना काम करता है एक दिन में? तो आप देखेंगे ए वाला एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, सी वाला एक दिन में 1.5 यूनिट काम करता है। तो 1 और 1.5 जोड़ देंगे तो ये ए और सी मिलकर के इतना काम करते हैं, एक दिन में 2.5 काम कर लेते हैं। 2.5 काम अगर एक दिन में करते हैं तो 75 काम कै दिन में किए होंगे? आप बोलेंगे 30 दिन में किए होंगे। नहीं समझ में आया 30 कैसे आया? तो हम आपको दिखा देते हैं। देखिए ऐसे हमने काट दिया है, 30 अढ़ाए होता है 75, 30 अढ़ाए होता है 75, लेकिन आप लोगों को तो इतना आएगा नहीं तो हम आपको बता दे रहे हैं, है ना, कैसे आया हुआ 30 अढ़ाए 75 कैसे हुआ। तो आप निकालेंगे तो यहां मान जाएगा 75 और नीचे वाली वैल्यू हो जाएगा 2.5। 2.5 से आपको काटना है, 2.5 से आप काटेंगे तो यहाँ देखिएगा दशमलव हटा लीजिए, पहले आप दशमलव हटाइएगा, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ दशमलव हटेगा तो एक शून्य ऊपर बढ़ जाएगा। 750 से 25 से भाग दीजिएगा, 25 से भाग देंगे, 25 या 75 और शून्य है तो शून्य बच जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 30 दिन। किस ऑप्शन में है? आप बोलेंगे डी ऑप्शन में है। चलिए अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे, बहुत ही आराम आराम से आपको हमने बताया हुआ, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चनों को। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है ए 32 दिनों में एक काम पूरा कर सकता है, बी 36 दिनों में काम पूरा कर सकता है, सी 46 दिनों में काम पूरा कर सकता है। ये सभी मिलकर काम शुरू करते हैं, 8 दिनों के बाद ए ने काम छोड़ देता है और बी इसके एक दिन के बाद काम छोड़ देता है। शेष कार्य को सी कितने दिनों में पूरा करेगा? अगर हम आपको इसको कह देंगे, इस क्वेश्चन को लगाने के लिए 1 मिनट समय दे दिया जाएगा तो आप शायद हो सकता हो लगा पाए 1 मिनट के अंदर अपने मेथड से आप, लेकिन हम आपको बताएंगे 1 मिनट के अंदर अंदर। लेकिन आप इसको 1 मिनट में नहीं लगा पाएंगे क्योंकि डाटा इतना टिपिकल है। आप कहेंगे अरे देखते देखने से तो आपको लगेगा कि ये लग जाएगा हमसे कुछ, लेकिन जब लगाने लगेंगे तो आपके पसीने छूट जाएंगे। अब देखिएगा हम आपको बता रहे हैं इसको लगाने का तरीका क्या है। लगाने का तरीका देखेंगे, ए वाला कै दिन में काम करता है, पूरा खत्म करता है? कह रहा 32 दिनों में। बी वाला कितने दिन में समाप्त कर देगा? कह रहा 36 दिन में। सी वाला पूरा काम कितने दिन में समाप्त कर लेगा? 46 दिन। आप लोग इसके बाद में एलसीएम निकाल करके मान निकालने लगते हैं। अगर एलसीएम निकाल करके मान निकालेंगे तो आप इसमें क्वेश्चन में फंस जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इसको लगाने का हम आपको तरीका बता रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। हम आपको एक चीज और बताते हैं, अगर ए वाला किसी काम को मान लेते हैं, मानने में क्या जरा, अगर ए किसी काम को ये 10 दिन में किया है, 10 दिन में कर लेता है तो एक दिन में कितना काम किया होगा हमें पहले ये बताइएगा। एक दिन में आप बोलेंगे 1/10 काम किया होगा, ये तो आप जानते ही होंगे बेसिक से। यानी कि ए वाला अगर पूरा काम 10 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/10 काम किया होगा। इसी मेथड का हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर। अब जरा ध्यान से देखिएगा, आपसे कह रहा है ए वाला 32 दिन में पूरा काम समाप्त करता है तो एक दिन में कितना किया होगा? 1/32। ए वाला देखिए काम ऐसे हुआ, काम इस प्रकार से हुआ है कि काम ऐसे हुआ, मान लेते हैं अगर कह रहा ए बी सी तीनों लोग मिल करके काम को स्टार्ट करते हैं और 8 दिन के बाद, 8 दिन के बाद ए को हमने क्या कर दिया है? ए को हटा दिया। अगर 8 दिन के बाद हटाएंगे इसका मतलब है ए 8 दिन के बाद अब काम पर नहीं आएगा ना, इसका मतलब ए तो 8 दिन अभी काम किया होगा। कर उसके एक दिन के बाद हमने बी को भी हटा दिया, कह रहा शेष जो ये काम बचा हुआ इसी को सी कितने दिन में किया है, यही आपसे पूछा गया है क्वेश्चन, पूरा एक क्वेश्चन है। अब ध्यान सुनिएगा कैसे लगाएंगे इसको। लगाने का तरीका ये है
कि ए ने काम तो 8 दिन किया ना, और बी वाला यहां से लेकर के देखिए, ए वाला 8 दिन काम किया है, बी वाला आप देखेंगे 9 दिन काम किया है, 8 1 9 दिन। तो ए का 8 दिन का काम निकालेंगे। ए वाला एक दिन में कितना काम करता, 32। तो 8 दिन में कितना काम किया होगा, आप बोलेंगे 8 बट्टे हो जाएगा 32। इसका मतलब हो जाएगा 1/4 काम, पूरे काम का 1/4 हिस्सा ए ने किया है। अगर 1/4 हिस्सा आया है, तो अगर परसेंटेज की हम बात करते हैं ना, तो ये 25% काम किया होगा ए ने। परसेंटेज में भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे तो 1/4 लेके चलिए, चाहे 25% लेके बात चलिए, बात एक ही है। और बी वाला जो काम किया है वो देखेंगे आप, 9 दिन काम किया है। अगर बी वाला 9 दिन काम कर रहा है, बी वाला 9 दिन काम कर रहा है, तो एक दिन में काम कितना करेगा, 1/36। 9 दिन में कितना काम करेगा, तो आप बोलेंगे 9/36 काम करेगा ये बी वाला। ये ए ने काम किया, ये बी ने काम किया, तो कितना काम ये भी कर लेगा, आप बोलेंगे 1/4। यानी कि ये भी 25% ही काम किया। इसका मतलब दोनों मिला करके ये 50% काम किए हैं, उसके बाद बी हट जाता है। ए भी हट जाता है, बी भी हट जाता है। अब बी, ए और बी नहीं काम, यानी कि ए के हिस्से में आ गया 25% काम, बी के भी हिस्से में आ गया 25% काम। इसका मतलब ए और बी को अगर मिला के देखा जाए ना, तो 50% टोटल काम हुआ है। इसका मतलब ये हुआ है कि जो सी रहा होगा, बाकी इसके अलावा 50% टोटल काम किया है। तो बी को अगर हम सी की बात करते हैं, तो सी वाला अगर 50% टोटल यानी कि आधा काम वो किया है, सी वाले के हिस्से में 50% काम आया, और सी वाला का कह रहा है वो 46 दिन में पूरा काम करता। पूरा काम का मतलब होता है 100%। अगर 100% 46 दिन में करता है, तो 50% सी वाला कै दिन में किया होगा, आप बोलेंगे ये 23 दिन में किया होगा। सी आधा काम यानी कि 50% जो काम है सी के हिस्से का, वो 23 दिन में खत्म किया होगा। इसका मतलब हो गया सी ना यहां से लेकर के और अंतिम तक अगर लगा रहा, तो उसको 23 दिन लगना चाहिए। अगर टोटल 23 दिन लगेगा, तो हमें तो यहां से बताना था ना, यहां से यहां तक कितना कितना समय लगा। इसका मतलब है ये 9 दिन हमें हटाना पड़ेगा। ये 9 दिन यहां तक खत्म हुआ ना, ये 9 दिन हमें हटाना पड़ेगा। तो सी का शेष काम निकालेंगे, सी का शेष काम जब निकालेंगे ना, तो शेष का शेष हिस्सा करने में कितना समय लगा है, तो आप बोलेंगे वही 23 में से क्या करेंगे, ये आप 9 घटा देंगे। तो 23 में से 9 घटेगा तो मान जाएगा कितना, 14 दिन आएगा उसको आगे काम, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक जो काम लगा उसको करने में, वह 14 दिन लगा हुआ किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। ये आपकी क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाएगा। आपको बाकी एलसीएम लेकर के इस क्वेश्चन को नहीं लगाना, नहीं तो फंस जाएंगे आप। ये आपका जो था ये सीएचएसएल का क्वेश्चन है, आया हुआ अभी 2022 का। अब देखिएगा आगे आ जाते हैं। पांचवा क्वेश्चन, पांचवें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कह रहा ए ने एक वस्तु बी को 25% के लाभ पर बेची, और बी ने एक निश्चित लाभ अर्जित करते हुए इसे सी को बेच दिया। कोई बात नहीं, जैसे जैसे बोला जाए उससे लगाते जाइए आप, बाद में लगाने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, ए है, ये बी है, इसके बाद में ये सी हो गया। कह रहा ए ने बी को बेचा है। अगर ए ने बी को बेचा है, तो ए मान लेते हैं 100 रुपए में कोई वस्तु रहा होगा, इस पर वो 25% के लाभ पर बी को बेचा है। अगर 100 पर 25% का लाभ लेंगे, तो वैल्यू कितना बन जाएगा, 125 हो जाएगी। 125 में बी को बेच दिया ए वाले ने। अब आगे क्या बोला है, कह रहा है बी ने एक निश्चित लाभ अर्जित करते हुए, हमें नहीं पता है अभी बताया भी नहीं, लाभ अर्जित करते हुए कह रहा सी को बेच देता है। कह रहा यदि सी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य से, सी का जो क्रय मूल्य है वह ए के क्रय मूल्य से कह रहा है कितना है, कह रहा 30% अधिक है। इसका मतलब है ना, जो इस सी का क्रय मूल्य यहां पर जो भी आएगा पैसा, वह कह रहा ए से तुलना किया गया, ये बात ध्यान रहे। ए से जब तुलना कर रहा है, तो ए से हम भी देखेंगे ना, ए से कह रहा इससे ये 30% अधिक है। ये बात समझ में आया, अगर इससे 30% अधिक होगा, तो ये वैल्यू 130 रहा होगा। ये क्वेश्चन बोला, ये लाइन पढ़िए ध्यान से। कह रहा बी ने एक निश्चित लाभ अर्जित करते हुए इसे सी को बेच दिया, और यदि सी का क्रय मूल्य, सी जितने में खरीदा है वह ए के क्रय मूल्य से 30% अधिक है। ए के क्रय मूल्य से 30% ये अधिक होना चाहिए सी का क्रय मूल्य।
इसका मतलब सी ने 130 रुपए में उसका क्रय है, यानी कि 130 में खरीदा होगा। अब आपसे पूछा क्या गया था, आपसे पूछा ये था तो बी द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत क्या है, यानी कि बी ने जब सी को बेचा था तो कितना प्रतिशत का लाभ लिया था, यही आपसे पूछा गया। यानी कुल मिला के यहाँ से 125 से 130 पे हमें जाना है, कुल मिला के हमें केवल इतने को छोड़ना है। इसका मतलब बी का और सी का लेकर के आ जाइए, 125 इसको ले सकते हैं, 130 इसको ले सकते हैं। कितने का लाभ हुआ है, आप बोलेंगे 5 रुपए का लाभ हो गया। कहां से लाभ हुआ है, अरे लाभ तो हो गया 125 से ना। हमेशा जहां से तुलना की जाता है ना उस वो वैल्यू बटे के नीचे होती है। बी से तुलना कर रहा है इसलिए बी की वैल्यू बटे के नीचे। परसेंटेज में निकालना है तो बाहर से गुणा 100 और लगा देंगे परसेंटेज। इतने प्रतिशत का हमें हो जाएगा क्या चीज, उसको प्रॉफिट हो जाएगा बी को। 5 से इसको काटेंगे तो मान जाएगा 25, 25 से इसको काटेंगे तो मान जाएगा 4%। और जो आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, देखिएगा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन में कह रहा है यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 12 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 47 है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान ज्ञात कीजिए, इसका मान निकालना है। आप लोग हर एक क्वेश्चन में काम किया करिएगा, जब भी आप क्वेश्चन लगाते हैं पहले वीडियो को आप रोकिएगा, रोक करके अपने खुद भी ट्राई करिएगा, पहले एक बार दो बार तीन बार ट्राई करिएगा, नहीं लगेगा तब सोल्यूशन देखा करिएगा। अब ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को सोल्यूशन कैसे करेंगे। अगर हमें इसकी वैल्यू निकाला, ये सब क्वेश्चन आया हुआ है, ये सीजीएल का आया हुआ है, ये सीजीएल 2019 का क्वेश्चन है जो आपके सामने आया हुआ है। अब ध्यान से देखिएगा, आपको कहा गया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान निकालना है। अगर इसकी वैल्यू निकालना तो इसका एक फार्मूला होता है डायरेक्ट, आपको फार्मूला तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए। फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फार्मूला क्या होता है। 3abc का फार्मूला क्या होता है अपने दिमाग में आप लोग भी चलाते रहिए कि होता क्या है। अब आते हैं इसका फार्मूला हम लिख रहे हैं। फार्मूला जो आपका होता है ना वो होता है ये चीज, वो फार्मूला होता है, दिख तो रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो देख लीजिए, चेंज कर लेते थोड़ा सा, देखिएगा ए प्लस बी प्लस हो जाता है सी एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस कर दीजिए ए बी माइनस करके बी सी माइनस करके सी ए, ये हो जाता है। या तो आप यहां से आप माइनस को बाहर कर लीजिए, अगर माइनस को हमने कोष्टक के बाहर ले लिया तो यहाँ सब जगह हो जाएगा प्लस, इसको कोष्टक के अंदर भी हम बंद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका होता है इसका फार्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे कोष्टक में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी हो जाता है दूसरे कोष्टक। अब आप ध्यान से जब देखेंगे ना, हमें तो a प्लस बी, अगर इसकी वैल्यू निकालना, इसकी वैल्यू निकालना है, यानी कि इधर सबका मान पता होना चाहिए। a प्लस बी प्लस सी का मान पता है 12 है, कोई दिक्कत नहीं। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का भी मान पता है 47 है, कोई दिक्कत नहीं। सारा मामला जड़ ये है कि हमें इसकी तो वैल्यू ही नहीं पता है, हमें इसकी वैल्यू ही नहीं पता है। इसकी वैल्यू पहले आपको निकालना पड़ेगा। अब वो निकलेगा कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालने के लिए एक और फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा। इसलिए हमने कहा ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। अब इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस हो जाता है 2ca। अगर दो तीनों में से दो को कॉमन ले लेते हैं, तीनों में से अगर दो को हमने कॉमन ले लिया तो बनता क्या है, यही चीज, यही चीज यहां से आ जाती है कि दो को अगर हम कॉमन लेकर के आते हैं तो अंदर बच जाता है ए बी प्लस जाता है बी सी और प्लस जाता है सी, हमने दो को कॉमन लेकर के आ गए। अब यहाँ पर जिसकी जिसकी वैल्यू उसको उसको रख दीजिए। यहाँ पर वैल्यू किसका पता, ए प्लस बी प्लस सी का मान पता है 12 है, तो 12 आप भी रख दीजिए, 12 का हो जाएगा स्क्वायर बराबर, इसकी वैल्यू हमें निकालना ही है, इसको ऐसे छोड़ दीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस जाएगा सी स्क्वायर प्लस दो कूड़ा कर देंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान हमें पता है जो कितना है 47, 47 है ये। 47 दो में गुणा कराएंगे 94, 47 गुना हो जाएगा 94, 12 का स्क्वायर करेंगे 144, ये वाली वैल्यू हो जाएगा 144 बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस हो जाएगा 94, 94 को इधर लेकर के आएंगे, ये 94 को इधर लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 144 माइनस कर देंगे 94,
तो मान हमारा कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 50 जाएगा। यानी कि कुल मिला के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हमें इस फार्मूले से निकालना पड़ा। इसका यूज करना ही पड़ेगा, बिना यूज किए हम नहीं निकाल सकते। अब इसका हम मान भर देंगे। देखिए मान भरेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा, सभी लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। बराबर करके आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का मान भरिएगा, कितना हो जाएगा 12, बड़े कोष्टक में जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाल दिया ऑलरेडी, हमारा आ गया 50, 50 आ गया, माइनस जाएगा। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान भर दीजिए, कितना दिया गया है, आप बोलेंगे 47 दिया गया, यहां पर भर दीजिए 47, ये आ गया, हमने सारा मान भर दिया। तो ये 12 गुणा हो जाएगा, 50 में 47 घटाएंगे 3, 12 से 3 में गुणा कराएंगे, 12 तिया हो जाएगा 36, किस ऑप्शन में है, 12 तिया हो जाएगा 36, किस ऑप्शन में है, आप बोलेंगे डी ऑप्शन में है। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, कह रहा एक घनाभ का आयतन, एक घनाभ का आयतन, एक घनाभ का आयतन कितना दिया गया है, तो आप बोलेंगे एक घनाभ का जो आयतन दे रहा है वह हमें दिया गया है, कह रहा उस एक घनाभ का आयतन घन के आयतन का दुगुना है यदि घनाभ की विमाएं 8 मीटर गुणे 16 मीटर है। ये हमें दिया गया है। अगर 8 मीटर 8 गुणा 16 मीटर का दिया गया तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगर एक चीज हम आपको बताएं, बाई चांस आपको इसमें फार्मूला नहीं याद आ रहा है, थोड़ा सा अगर आपको याद है कि घन का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, तो आप बोलेंगे 6a² होता है। इसका मतलब 6 से कटना चाहिए, उसके बाद एक किसी ना किसी का स्क्वायर बनना चाहिए, वो 6 से काटिएगा इसको। अगर हम इसको 6 से काटते थोड़ी देर की, और बाई ऑप्शन से लगाने का तरीका बता रहे हैं, अगर इनको इसको हम 6 से काटेंगे तो 6 पाँचे 30, बचेगा 2 4, 6 चौका 24। क्या 54 कभी किसी का स्क्वायर होता है, नहीं होता, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब आप कहेंगे कैसे इसे निकाल रहे हैं, अरे भाई जब 6 से अगर हम इसमें काटेंगे तो वो ए स्क्वायर का केवल मान बचना चाहिए, ए स्क्वायर का मान एग्जैक्ट आ ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे 316 जो आया हुआ है, अगर इस तरीके से देखा जाए 316 6 से काटेंगे तो 6 5 30, बचेगा एक छह कट भी नहीं करेगा 6 से, फिर तो ये तो हो ही नहीं सकता है, तो इसे हट गया, ये भी हट गया, दो ऑप्शन हट गए। 6 से काटेंगे 6 चौका 24, बचेगा 4 8, 6 चौका 24 बचेगा 4 8, 6 8 हो जाएगा 48, 48 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता, नहीं होगा। 6 से काटेंगे 6 6 36, बचेगा 2 4, 6 चौका 24, ये 64 होता, ए का स्क्वायर बन जाएगा, इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। ये हो गया बाई ऑप्शन से लगाने का तरीका। अब हम लगा रहे हैं पूरा तरीका, पूरा लगाने का, पूरा लगाने का क्या तरीका, देखिए ध्यान से देखिएगा। जरा एक घनाभ का आयतन घन के आयतन का दुगुना है। घन का आयतन क्या होता है देखिएगा, घन का जो आयतन होता है, घन का आयतन लिख दे रहे हैं, घन का जो आयतन होता है वह होता है भुजा का क्यूब, ए का क्यूब। घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का ये चीज हमने आपको पढ़ाया हुआ मेंसुरेशन के पहले क्लास में, सबसे पहले क्लास में बताया हुआ है। ये फार्मूला आपको पहले नहीं दूसरे क्लास में ये होगा, ये आपका दूसरे वाले वीडियो मिल जाएगा, सारा फार्मूला हमने बताया पहले और दूसरे में, सारा पूरा आपको मेंसुरेशन का फार्मूला बताया है, ये बात ध्यान रखिएगा। और तीसरे में जाकर के हमने आपको आयतन का सारा फार्मूला बताया, 3 वीडियो पढ़ाया है, मेंसुरेशन का सारा फार्मूला उसमें बता दिया जो आपके लेवल में आना है। घनाभ देखेंगे, घनाभ के लिए आयतन का फार्मूला क्या होता है, यल बी एच होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। यल का मतलब होता है लंबाई, बी का मतलब होता है चौड़ाई, एच का मतलब होता है ऊंचाई। अब देखिएगा क्या कह रहा है, घनाभ का जो आयतन, घन के आयतन का क्या दुगना, घन का आयतन है कितना, ए का क्यूब, इसका कह रहा दुगुना है तो इसका दुगुना आप भी कर दीजिए। घन के आयतन का दुगुना कह रहा घनाभ का आयतन है, घनाभ का आयतन कितना हो जाएगा, उसकी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो लंबाई दिया गया है 8, 8 गुणे 16 के क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, 2 से आप 16 को निपटा दीजिएगा, यहाँ आ जाएगा 8, 8 गुणे 8 बराबर ए क्यूब। तो ए का जो हमारा मान आएगा ना वो 8 ही हो जाएगा, क्योंकि 8 ही 3 बार लिखा गया है। ए का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर ए का मान हमारा 8 आ चुका है, हमें निकालना इसका संपूर्ण पृष्ठ। अगर हमें इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालना है तो संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है 6a², यानी कि 6 गुणा हो जाएगा ए का स्क्वायर, यानी कि 8 का स्क्वायर कर देंगे 64 में, 64 यहाँ पर 6 गुणा हो जाएगा 64, 64 में 6 का गुणा कराएंगे तो 60 छक्का होता है 360, और 4 छक्का होता है 24, 360 में 24 जोड़ेंगे मान जाएगा 384। किस ऑप्शन में है, आपका हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, ये क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, कह रहा है क्वेश्चन में क्या, एक कंप्यूटर 76,800 रुपए नगद और 23,840 रुपए का नगद डाउन पेमेंट
और 3 समान अर्धवार्षिक किस्तों में उपलब्ध है। यहां ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ये जो कहा जा रहा ना, ये सारा मान आपका यहां पर आप बढ़ा दीजिए चक्रवृद्धि अर्धवार्षिक किस्तों में, यहां बढ़ा देंगे ज्यादा बेटर रहेगा। चक्रवृद्धि अर्धवार्षिक किस्तों में उपलब्ध है। यदि ब्याज 20% प्रतिवर्ष है तो अर्धवार्षिक रूप से जो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होती है, तो किस्त की योजना में ब्याज कितना है, ब्याज आपसे पूछा गया। अगर वह ब्याज पूछ रहा है, अगर वो ब्याज पूछ रहा है, तो ब्याज में हम लोग क्या करेंगे, ब्याज हमें जब निकालना है तो ब्याज के लिए हमें चाहिए कितना हम हमारे ऊपर किस्त था और कितना हमने जमा किया है। देखिएगा हम आपको बता रहे हैं 76,800 रुपए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप 76,800 रुपए लेकर के गए मार्केट, तो तुरंत आपको नगद में नगद नगद तुरंत लेकर के जाइए कंप्यूटर अपने घर पर। लेकिन अगर आप कहेंगे नहीं हमको कंप्यूटर चाहिए भी, कंप्यूटर हमको चाहिए भी, लेकिन हमारे पास में 76,800 रुपए पूरे नहीं है, तो आपसे दुकान वाला कहेगा अच्छा ठीक है तो आप डाउन पेमेंट कुछ करिए। तो आपने क्या कर दिया, डाउन पेमेंट कर दिया। कहा ठीक है, दूसरा तरीका एक और है कि हम आपको 23,840 रुपए आप तुरंत डाउन पेमेंट करिए। डाउन पेमेंट का मतलब होता है तुरंत के तुरंत भुगतान कर दीजिए, उतना पैसा तुरंत देना है, बाकी जो पैसा उसके बाद बचेगा उसको किस्त में दे दीजिएगा। इस तरीके से होता है, इसको बोलते हैं डाउन पेमेंट। अब ध्यान से देखिएगा, हमने कंप्यूटर जो खरीदा हुआ 76,800 रुपए का, अगर 76,800 रुपए का हमने खरीदा हुआ है तो 76,800 की जगह पे 23,840 रुपया तो हमने तुरंत पेमेंट कर दिया ना, तो हमारे ऊपर तो इतना ऋण बचेगा ना जितना घटा के बचेगा। इसी का हम लोग क्या बनाएंगे, किस्त बनाएंगे। जो हम लोग इसी का किस्त बनाने वाले हैं, तो इसका किस्त कितना आएगा, तो आप बोलेंगे इसका जो हमारा किस्त आने वाला है, क्या जी, ये तो मक्खी एकदम परेशान कर दी। देखिएगा, इसको हम लोग घटाएंगे, यहां से घटा देंगे। देखिएगा यहाँ से 0 आ जाएगा, 10 में से 4 जाएगा, ये हो जाएगा 6। यहाँ देखेंगे बच जाएगा 17 में से 8 जाएगा, हो जाएगा 9। यहाँ बच गया आपका 5 में से 3 जाएगा, हो जाएगा 2। यहाँ बच जाएगा आपका 7 में से 2 जाएगा, तो हो जाएगा 5। यानी कि 52,960 रुपए आपके ऊपर, अभी 52,960 रुपए आपके ऊपर किस्त है। 52,960 रुपए आप दुकानदार के क्या है, अभी बाकी है, जिसको आपको किस्त में देना है। अगर इसको आपको किस्त में देना है तो क्या हुआ, देखिएगा, देखिए किस्त में अगर इसको देना है तो किस्त में कैसे आप देंगे, किस्त में कह रहा है, एक चीज और बोला गया है, कह रहा अर्धवार्षिक। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज के अर्धवार्षिक किस्तों में उपलब्ध है, और रेट जो लगाया गया 20% वार्षिक है। अगर 20% रेट जो लगाया गया है, 20% जो दिया गया है पर एनम है, पर एनम का मतलब होता है वार्षिक। अगर ये वार्षिक लगाया गया तो अर्धवार्षिक लगाएंगे तो 10% हो जाएगा हाफ ईयरली। यानी कि अगर रेट यहाँ पर लगाया जाएगा ना तो 10% आ जाएगा, हाफ ईयरली हो जाएगा, यानी कि अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक हमें लगाना है, तो ये रेट हमारा क्या हो जाएगा, 10% हो जाएगा। अगर रेट हमारा 10% हो जाता है तो इसका तरीका क्या होता है, देखिएगा किस्त वाला जब भी क्वेश्चन आए क्या करते हैं, रेट हमारा 10% है तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू पर निकालेंगे तो मान जाएगा 1/10, यानी कि हर 10 रुपए पर 1 रुपए का ब्याज। अगर 10 रुपए आपके ऊपर है ऋण, तो आप 10 रुपए की जगह पे आपको 11 रुपया आप जब पे करेंगे तब जाके आपका किस्त कंप्लीट होगा। दूसरी बार में जब देखिए 3 किस्त में दिया है, यहां पर बोला है, कह रहा है, कह रहा 3 समान की बार अर्धवार्षिक किस्तों में दिया, 3 समान अर्धवार्षिक किस्तों में, यहां लिखा गया समान, 3 समान अर्धवार्षिक किस्तों में। इसका मतलब 10 से 11 हुआ पहला। दूसरा जो हमारा माना था, इसका तरीका है ये लगाने का, 10 है तो ये क्यों ऐसा होता है, ये हम आप जब क्लास में पढ़ाते हैं तो वहां बताएंगे आपको। देखिए ये 10 की जगह अब हो जाएगा 100, और यहाँ 11 का स्क्वायर करके ये भी लिखते हैं 121। फिर से तीसरे वर्ष में जब लेके जाएंगे फिर से 10 का क्यूब करेंगे तो मान जाएगा 1,000। इधर 11 का क्यूब करेंगे तो मान हो जाएगा 1331। अगला लेना होगा तो 10 का घाते 4 लेके आएंगे, 11 का भी घाते 4 लेकर के आएंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा, 4 किस्त तक बहुत होता है सीआई के लिए। अब ध्यान से देखिएगा होता क्या है, ये जो इधर आता है प्रत्येक किस्त है, ये भी एक किस्त है, ये भी एक किस्त है, ये भी एक किस्त है। अब कह रहा 3 समान किस्त बोला ना, यहाँ पर कह रहा 3 समान किस्त होनी चाहिए। क्या ये तीनों समान किस्त है, नहीं है। नहीं है तो इसको आप बराबर बनाइए। पहले बराबर बनाने के लिए इस वाले में 121 से गुणा, इस वाले में 11 का गुणा। अब देखिए गुणा जो करेंगे तो किस्तें समान हो जाएंगे, किस्तें समान हो गए। अगर उधर 121 से गुणा हुआ है, हमारी मजबूरी हमें इधर भी 121 से गुणा करना पड़ेगा। यहां पर अगर 11 से गुणा हुआ है तो यहां भी 11 गुणा करना पड़ेगा। अब हमारा ये जो मान आता है ये टोटल होता है, यही मूलधन होता है, ये जो हमने लिया है ना, जो ऋण है हमारा जितने रुपए का वो हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा प्रत्येक किस्त अलग अलग।
तो जरा एक चीज बताइएगा, जोड़ करके आप जब बताएंगे ना, तो यहाँ 121 से 10 में गुणा कराएंगे तो मान जाएगा ये 1210। 1210 आ गया। 100 से 11 में गुणा कराएंगे हो जाएगा 1100। आप 1000 जोड़ देंगे। 1210 में 1110 जोड़ेंगे, 1100 जोड़ेंगे तो मान हो जाएगा 2310। 2310 में 1000 जोड़ेंगे तो मान आ जाएगा 3310 रुपया आपके ऊपर ऋण रहा होगा। ये मूलधन हो गया, समझ लीजिए। और आपने किस्त कितने के दिया है, हर माने जाएगा। देखिए 1331 ये भी हो गया, 1331 ये भी हो गया, 1331 ये भी, 1331, 1331, 1331 तीन बार जोड़ेंगे। 1331 अगर तीन बार जोड़ेंगे, 13 तिया हो जाएगा 39, 31 तिया हो जाएगा तो 31 तिया होता है 93, यानी कि 3993 रुपया आ जाएगा टोटल जो हमने जमा किया। ये टोटल है, ये टोटल है, ये जो हमने जमा किया। तो हमें जरा बताएगा 3310 रुपए की जगह पे 3993 रुपए हमने जमा किया है, कितना रुपया हमने ब्याज दिया। तो आप बोलेंगे यहां से हमने ब्याज दिया है ना, वो हमने ब्याज दे दिया है 683 रुपए का हमने ब्याज दे दिया। ये हमने दिया 683 रुपए का ब्याज। अब ध्यान से सुनिएगा, एक चीज और हम आपको बता दें। 683 रुपए का हमें मान निकालना है, कितना आएगा वो हम मान बाद में निकलेंगे। पहले देखिएगा ये जो हमारे ऊपर ऋण था 3310, इसकी वैल्यू हमें दिया कितना रुपया हमारे ऊपर ऋण है। आप बोलेंगे 52,960 के बराबर हो गया। ये 52,960 के बराबर हो गया। इससे काट दीजिए। इससे जब हम काटेंगे तो कितना मान आएगा देखिएगा। 3310 से एक शून्य से पहले तो एक शून्य उड़ा दीजिए। अब 331 से इसको काटना है। 331 से इसको काटेंगे तो पहले तो जाएगा एक बार, पहले तो जाएगा एक बार। 331 से काटेंगे, 331 से कम 331 जाएगा, यहाँ घटा देंगे। जब घटाएंगे तो मान बच जाएगा 198। 198 के बाद में, 198 के बाद में 6 और आ जाएगा। इसका मतलब 6 बार और जाएगा, यानी कि 16 बार हो गया। 16 बार जाएगा, टोटल कट जाएगा। इसको आप पूरा काटेंगे 16 बार में कट जाएगा। इसका मतलब 16 से हमें इसमें गुणा करा करके वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इतना रुपए का हमने ब्याज दिया हुआ, इतने रुपए का हमने ब्याज दिया हुआ है, जो कितना मान जाएगा। तो यहां से जब मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 683 और गुणा हो जाएगा 16। 16 से गुणा करा दीजिए। 16 तिया हो जाएगा 48 की इकाई का अंक आएगा 8। किस ऑप्शन में है, हर एक ऑप्शन में है। हर एक ऑप्शन में इकाई का अंक 8 मिल रहा है, कोई हम काट नहीं सकते। तब गुणा करा दीजिए। 16 तिया 48 के 8 शेष आ गया 4। 16 अठे 128 में 4 जोड़ेंगे 132। 132 में हो जाएगा 2, शेष आ गया 13, यानी कि लास्ट में 28 है। किस ऑप्शन में है, किस ऑप्शन में, वहीं पर लगा के आगे बढ़ जाइए आप। आगे लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आगे लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमारा मान जाएगा 10,928। 10,928 जाएगा, 10,928 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग आ जाते हैं अब अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, देखिए। अगला क्वेश्चन दिया गया 48,600 रुपए की राशि 4.5 वर्ष में 1,15,200 रुपए हो जाती है, तो 7.5 वर्ष में धनराशि कितनी हो जाएगी यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित हो। इस क्वेश्चन को हम आपको देंगे होमवर्क में लगाने के लिए। इस क्वेश्चन को हम आपको देंगे होमवर्क में लगाने के लिए। इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए आप लोग, लगा करके हमें कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा एक रेलगाड़ी 45 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करती है, यदि इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो उतनी ही दूरी तय करने में उसे 3 मिनट पहले से अधिक समय लग जाता है। तो वह दूरी क्या है, किलोमीटर बताना है। वह दूरी आपको किलोमीटर बताना है, क्या है ये ऑप्शन आपको दिया गया है। इस क्वेश्चन को भी हम आपको होमवर्क में देंगे। ये दो क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क में दे दिया, 9वां और 10वां। और जो आपका ये सेशन था, हर एक क्वेश्चन को जब भी आप लगाइएगा, क्वेश्चन को रोक रोक करके अपने खुद भी पहले सॉल्व करिए। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार कोशिश करिए, पूरी पूरी जितनी आपके अंदर एनर्जी सारी झोंक दीजिए। नहीं लगता है तो आप फिर प्ले करके उसका देख लिया करिए सलूशन क्या है, पहले मत देखा करिएगा, ध्यान रखिएगा। और जो भी हमने क्वेश्चन देते हैं होमवर्क में, उसे लगा करके आप आंसर जरूर दिया करिए। क्योंकि ये जो क्वेश्चन आपको निकाल करके आपके सामने लाए गए, हर एक क्वेश्चन, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो किसी भी एग्जाम में ना आया। हर एक क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ और अच्छे लेवल के सब क्वेश्चन है। बहुत ज्यादा छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं है जिसको ऐसे बस बिना दांत वाले भी खा ले, बिना दांत वाले जिसको आए वो भी लगा ले, जिसको ना आए वो भी लगा ले। अगर आप अच्छे से पढ़े तो ही आप लगा पाएंगे, अन्यथा आपके लिए फिर दिक्कत हो जाती है। इसलिए आपको लगाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो चलिए, आज के लिए हम लोग यहीं पर अब इसको विराम देते हैं। जय हिंद। बस।